तो वैसे यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जो आपका सोशल साइंस है उसकी पूरी तैयारी। तो इस सोशल साइंस का यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा पेपर जिससे कई सारे क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। तो गैस बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है क्या है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी, सेकंड ऑप्शन है लाभ, नेक्स्ट है सेवाएं और इसी तरह से यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है कर। तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूंजी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पूंजी। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि 1917 में, नेक्स्ट है 1919 में, नेक्स्ट है 1921 में, इसी तरह से अगला ऑप्शन है 1924 में। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 1924 जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका गलत है। इसी तरह से 1921 जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद 1919 जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका राइट होगा और 1917 में ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का फर्स्ट ऑप्शन अभ्रक, नेक्स्ट है लौह अयस्क, नेक्स्ट है कोयला, इसी तरह से अगला ऑप्शन है नमक। नमक यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। रॉन्ग ऑप्शन है कोयला जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन है लौह अयस्क, फर्स्ट नंबर पर है अभ्रक। तो लौह अयस्क जो ऑप्शन है यही आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर ऑप्शन राइट है। इसी तरह से यहाँ पर अगला आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार यहाँ पर फसल पूछी गई है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन जूट, सेकंड ऑप्शन कॉफ़ी, नेक्स्ट है जौ और इसी तरह से अगला ऑप्शन है रबड़। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जूट। रबड़, जौ, कॉफ़ी ये आपके रॉन्ग है, राइट ऑप्शन है जूट। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार। तो झारखंड आपका रॉन्ग ऑप्शन है, बिहार भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर है गुजरात और थर्ड नंबर पर है राजस्थान। तो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है गुजरात यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अजैविक संसाधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है चट्टानी, नेक्स्ट है पशु, इसके बाद नेक्स्ट है पौधे और नेक्स्ट ऑप्शन है मछलियाँ। तो अजैविक संसाधन है, चट्टाने कैसा ऑप्शन होगा, राइट या फिर रॉन्ग। इसके बाद पशु, पौधे, मछलियाँ। तो यहाँ पर जो आपका राइट और देखिए मछलियाँ आपका रॉन्ग ऑप्शन है। पौधे जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पशु जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। पूछा गया है कि अजैविक संसाधन, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चट्टानी। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर खंड बा में देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में। तो वर्णनात्मक प्रश्न में यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के संस्कृत का क्या योगदान था। आप लिखोगे कि यूरोप में संस्कृत के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। संस्कृत ने राष्ट्र के विचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और
कला और कविता, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में मदद की। तो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की संस्कृति का क्या योगदान था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली मजबूत लोकतंत्र कैसे है। तो इसमें आप लिखोगे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर विविध हितों का प्रतिनिधित्व करके जवाबदेही सुनिश्चित करके और नागरिकों को कई तरह के विकास प्रदान करके लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत किया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली मजबूत लोकतंत्र कैसे है। तो आप यहाँ पर क्या लिख कर आओगे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली ने, थोड़ा इसमें और देख लीजिए कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि इसे 2 या 3 दलों द्वारा आसानी से समाहित नहीं किया जा सकता। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे कि यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आनंद लेने की अनुमति देती है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली मजबूत लोकतंत्र कैसे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सड़क परिवहन के 3 गुण। फिर आप लिखोगे सड़क परिवहन के 3 गुण ये हैं। इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर लिखना है। जैसे सड़क परिवहन से कृषि का विकास होता है, सड़कों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली चीज़ों को, थोड़ा और देख लीजिए कि सड़क परिवहन के कुछ और गुण। इसमें आप लिखोगे सड़क परिवहन सुविधाजनक होता है और आम व्यक्ति की पहुंच में होता है, 24 घंटे उपलब्ध होता है। सड़कों के लिए रेलवे की तुलना में कम पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि सड़क परिवहन की देखभाल की लागत कम आती है। इसके बाद आप लिखोगे सड़क परिवहन में वैयक्तिक सेवा देने का खास गुण होता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि सड़कें ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। आर्थिक विकास क्या है। आप लिखोगे आर्थिक विकास का मतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना। यह किसी समाज के आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास को मापने का तरीका है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो एंड में आपको एक लाइन किस तरह से लिखनी है कि आर्थिक विकास को मापने का तरीका है। इसके आगे लिखोगे आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी बदलाव और पूंजी का संचय किया जाता है। आर्थिक विकास की दर एक साल से दूसरे साल में जीडीपी में होने वाले प्रतिशत बदलाव को कहते हैं। आर्थिक विकास से उत्पादन बढ़ता है और आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए पैसे होते हैं और वे ज़्यादा खरीदारी करते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर बेहतर होता है। और इसके बाद यहाँ पर अगला जो आपका क्वेश्चन है, तो वर्णनात्मक प्रश्न मैंने यहाँ पर देख लिए जो दिए जाते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न जो सेकंड आपके दिए जाते हैं उनमें आपका पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। आप लिखोगे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किया गया था और 1920 में एक असफल प्रयास था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की भूमि से ब्रिटिश सरकार को खत्म करना था। इसे गांधी का पहला संगठित कार्य माना जाता है और यह एक जन आंदोलन था। ठीक है,
तो पहले आप इसमें इस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किया गया था। इसके आगे आप लिखोगे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की बाधा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे: कौंसिलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और विद्यालयों का बहिष्कार। तो आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसको वहाँ पर आपने देख लिया। इसके आगे आप लिखोगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। इसमें आपको लिखना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा विभिन्न विवादों को निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। आप लिखोगे भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं ये हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बटी होती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि भारत में संघवाद स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के तौर पर समझा जा सकता है। तो पहले यहाँ पर गाइस से इस तरह से लिखना है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। तो आप हेडिंग क्या डालोगे? भारतीय संघवाद की 4 विशेषताएं, और फिर वहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। इसके बाद आगे आप और लिखोगे कि संघवाद में सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय प्राधिकरण होता है और दूसरा स्थानीय प्राधिकरण और दूसरा स्थानीय सरकार। संघवाद में संघीय सरकार के नियंत्रण में एकल मुद्रा, विदेश नीति और सशस्त्र सेनाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि संघवाद में हर राज्य को कर लगाने और कर्ज लेने का संवैधानिक अधिकार होता है। संघवाद में केंद्र सरकार के राजस्व का एक हिस्सा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्यों को दिया जाता है। संघवाद में संघीय शासन व्यवस्था का मकसद देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? आप लिखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तीनों क्षेत्र राष्ट्रीय आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने में योगदान देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आप लिखोगे कि कृषि और इससे जुड़े काम इस क्षेत्र में आते हैं, जैसे कच्चे माल का निष्कर्षण भी इसी क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण, ऊर्जा और वित्त इस क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आप लिखोगे सेवाएं इस क्षेत्र में आती हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा होता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सेवा क्षेत्र में आईटी सेवाएं, परामर्श, शिक्षण, चिकित्सा और रसद जैसे काम आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो 3 मुख्य क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया, तृतीय में भी देख लिया। इसके बाद आप थोड़ा और लिखोगे कि सेवा क्षेत्र में तैयार वस्तु की जगह सेवाएं दी जाती हैं। सेवा क्षेत्र में लोगों के साथ बातचीत करके और ग्राहक सेवा देकर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे सेवा क्षेत्र में उत्पादक से उपभोक्ता तक माल का परिवहन,
वितरण और बिक्री शामिल है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो उसी तरह से इसका आंसर भी यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम देख चुके हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।